नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मल्टी ग्रुप। जैसा कि पिछले चरण बोला गया था कि हम हर एक टॉपिक को चालू करेंगे बेसिक से और एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे। आप लोग कमेंट तो आया नहीं कि पहले क्या चालू किया जाए, तो मैं खुद से ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चालू कर रहा हूँ। हम ऐसा करेंगे, पहले एनाटॉमी चालू करेंगे, पूरा एनाटॉमी खत्म करेंगे, फिर देखेंगे कि आपका कमेंट जैसा आता है कि इसके बाद क्या चालू करना है, हेमेटोलॉजी चालू करना है, इम्यूनोलॉजी चालू करना है, वायरोलॉजी चालू क्या चालू करना है, वो कमेंट पे डिपेंड करेगा। तो हाँ, एनाटॉमी चालू करने से पहले एक बात ध्यान दीजिए कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ हमारे अपने टेलीग्राम एमएलटी ग्रुप पे अपलोड हो चुका है। जैसे आज मैं पहला टॉपिक सेल चालू करने वाला हूँ, उसका जितना भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप क्या करें, यूट्यूब में जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम के, वहाँ पे जाएं, उसे ज्वाइन करें, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करें और पीडीएफ लेके पढ़ें। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको नोट्स का दिक्कत नहीं होगा, हैंडमेड नोट्स है। आप बस यहाँ समझें कि क्या कैसे क्या हो रहा है, नोट्स आपको पहले से प्रोवाइड किया हुआ है। तो चालू करते हैं एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी चालू करने से पहले ये कि एनाटॉमी होता क्या है, व्हाट इज एनाटॉमी। देखिए, जनरली यहाँ से क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आता है, अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा। वो क्या करेगा कि एनाटॉमी का आपको डिफिनेशन दे देगा और ऑप्शन देगा कि ये एनाटॉमी है, हेमेटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी क्या है, आपको एनाटॉमी टिक कर देना होगा। देखिए, रटा रटा डिफिनेशन क्या है ना कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, बट रियल में क्या होता है उसी को समझिए। आखिर एनाटॉमी में हम पहले सेल पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ेंगे, वो जान जाइएगा तो आपको आंसर आएगा। हाँ, इतना में कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया, अब आगे खत्म कर देखिए क्या होता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर कॉल्ड एनाटॉमी। एक्सटर्नल फीचर में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हम खड़े कैसे हैं, हम चल कैसे रहे हैं, ये किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल फीचर में आ जाएगा, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में इंटरनल है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ये किस में आता है, इंटरनल फीचर में आता है। अब सिस्टम में बहुत सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम है। तो मुझे हमें क्या करना है, एनाटॉमी में बस ये सेल पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है, कुछ ऑर्गन के बारे में पढ़ना है और सारे सिस्टम के बारे में पढ़ लेना है। हमारा एनाटॉमी क्या हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए, आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बन कैसे रहा, हम पहले सेल ही क्यों पढ़ेंगे, हम चालू कर सकते सिस्टम चालू कर सकते थे, बट सेल क्यों करेंगे। देखिए बनता है कैसे, मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बना कैसे, ये बनता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गया, स्कल हो गया, ये सब वो सिस्टमैटिक वे में फ्रेमवर्क करेंगे तो बनता ह्यूमन बीइंग बनता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये ऑर्गन सिस्टम है, अगर ऑर्गन सिस्टम को सिस्टमैटिक वे में हम अपलोड कर दें तो ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। अब ये ऑर्गन सिस्टम कहाँ से बना है, ये बनता है ऑर्गन से। ऑर्गन कैसे बना, ऑर्गन बनता है टिश्यू से। ये टिश्यू कैसे बना, टिश्यू बना सेल से। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल क्या बन गया, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बन गया, ऑर्गन, और ग्रुप ऑर्गन क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। ऐसे ऑर्गन सिस्टम को हम सिस्टमैटिक में सजा देते, क्या बन गया, ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सा हुआ, सेल हुआ। सबसे छोटा यूनिट कौन सा हुआ, सेल हुआ। इसी कारण हम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। तो हम क्या क्या करें, पहले सेल चालू करेंगे, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर उसमें सिस्टम में सारा पढ़ेंगे, हमारा एनाटॉमी खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब फिर से बोले, आप नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, आप जाएं वहाँ से, ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, ज्वाइन करें, वहाँ पीडीएफ अपलोड है, आप पीडीएफ डाउनलोड करें, फिर आप यहाँ समझिए, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम चालू कर रहे हैं शेल। देखिए शेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। ये बचपन से रटा रटा डेफिनेशन है। क्यों बोलते हैं, आपको हम समझा दिए कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बीइंग। इस कारण इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अब देखिए सेल में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले सेल का कुछ बेसिक जान जाते हैं, फिर जाएंगे डिटेल में क्या पढ़ना है। क्वेश्चन ये आता है कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था। तो देखिए सबको बोलता है सेल का डिस्कवरी कौन किया था, एंटोइन वन लीवेनॉइज।
बट मेन रीजन क्या है, सही क्या होता है कि फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किए थे, एंटन वन लिविनहॉक। कौन किए थे, एंटन वन लिविनहॉक। किसका, फर्स्ट लिविंग सेल का। ठीक है, तो देखिए पहले कुछ सेल को हम देखे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। मान सपोज कि ये सेल है, ठीक है, इस सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। बेसिक है ये, सबको पता होगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, साइटोप्लाज्म। ये हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दोनों मतलब होता है, बताएंगे। ये हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। और ध्यान दीजिएगा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर में, इस साइटोप्लाज्म के अंदर में बहुत सारा ऑर्गेनल्स होता है। जैसे जैसे आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, गोल्जी बॉडी हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, उसके बाद आपको इंक्लूसिव बॉडी हो सकता है। तो जनरली हमें क्या पढ़ना है, हमें जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स चालू करने से पहले हम देखेंगे सेल थ्योरी क्या होता है। देखिए सेल थ्योरी क्या होता है, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्क्लेडन और एक का नाम था श्वान। जो श्वान थे वो हमारे जूलॉजिस्ट थे, और जो स्क्लेडन वो हमारे क्या थे, बोटनिस्ट थे। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक थ्योरी दी है जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। देखिए यहाँ से पता है क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि श्वान जो थे वो बोटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे, इन दोनों में जूलॉजिस्ट कौन थे। तो इसका ट्रिक देखिए, मतलब जनरली होता है क्या है ना कि ट्रिक से आप कहीं होता है कंफ्यूजिंग जा रहा है तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जनरली मेरा ट्रिक क्या है कि श्वान क्या है, एक संस्कृत वर्ड में श्वान होता है, इसका मतलब क्या होता है, कुत्ता। और डॉग जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, जूलॉजी से। तो श्वान क्या हो गए, जूलॉजिस्ट, स्टूडेंट क्या हो गए, बोटनिस्ट। ठीक है, ये दोनों मिलके एक थ्योरी दिए थे। वो थ्योरी क्या बोलता है, वो थ्योरी 2 पॉइंट बोलता है, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट थ्योरी क्या बोलता है आपको कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल या फिर सेल के कंपोनेंट। ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, वो या तो सेल से बने हुए हैं या सेल के कंपोनेंट से बने हुए हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट सेल थ्योरी क्या बोलता है कि all new cell arises from their pre-existing cell। क्या बोलते हैं, all new cell arises from pre-existing cell। ये दो चीज क्या क्या होता है, सेल थ्योरी कहता है। पहला क्या बोलता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, तो सेल से बने हुए हैं या सेल के कंपोनेंट से बने हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, जितने भी न्यू सेल है वो कहाँ से राइज होते हैं, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब देखिए प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट का सेल है और ये न्यू सेल बना है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस सेल से ही ये न्यू सेल बना है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन और ये आता है कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। वो एक बहुत फेमस लाइन दिए थे, लोग जानते होंगे में भी, ओमनिश सेलुला ई सेलुला। ये लाइन कौन दिए थे, रुडोल्फ विर्चाउ। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है न्यू सेल arises from their pre-existing cells। एक साइंटिस्ट थे, का नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चाउ। वो एक स्टेटमेंट दी थी, उसका नाम क्या था, ओमनिस सेलुला इज सेलुला। उसका मतलब क्या होता है, न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई दिक्कत, न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो बस सेल थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ओमनिस सेलुला सेलुला कौन दिया था, साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, स्क्लेडन क्या थे, बोटनिस्ट थे, स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये आप जहाँ जो भी मेरा मतलब पीडीएफ प्रोवाइड किया वहाँ आप उसको मार्क कर लीजिए। अब 2-3 मेन सेल ऑर्गेन्स पाने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन वो देख लेते हैं। देखिए पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। ये 2-3 है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है,
एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। एक और कोई क्वेश्चन बोलता है लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन में कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन में कौन सा है, तो क्या लेंगे नर्व सेल, ठीक है। ये तीन है, याद रखिए। स्मॉलेस्ट कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सा है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर होता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल, कोई दिक्कत। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिएगा, जितना भी सेलुलर एक्टिविटी होता है, जैसे मतलब होता है ना कि माइटोसिस हुआ, म्यूसिस हुआ, फिर जितना भी सेल के अंदर एक्टिविटी हो रहा है ना, वो सब कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, मतलब माइटोसिस न्यूक्लियस में होता है, बोला गया है। जितना भी सेलुलर एक्टिविटी हो रहा है, ऑल सेलुलर एक्टिविटी डन इन साइटोप्लाज्म, कोई दिक्कत। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके बाद लीजिएगा, ऑल सेलुलर एक्टिविटी डन इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें से आपको क्या क्या याद करना है, स्वान बोटनिस्ट थे, सॉरी जूलॉजिस्ट थे, एस्क्लेडन बोटनिस्ट थे, ओमनिस सेलुलॉइड सेल कौन दिए, रुडोल्फ विचाउ दिए हुए हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल। और जितना भी सेलुलर एक्टिविटी होता है वो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। एक और टॉपिक इसके बाद चालू करें, सेल ऑर्गेनाइज। देखिए पहले देखिए, सेल को हम दो पार्ट में बांटते हैं, तो सेल के दो टाइप्स होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। नाम क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या होता है, पहले वर्ड तो है, प्रो मतलब क्या होता है पहले, और कैरियोटिक किससे बना हुआ है, कैरियोन वर्ड से, किससे, कैरियोन। और कैरियोन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो मतलब पहले वाला सेल का न्यूक्लियस, मतलब प्रो मतलब क्या हुआ पहले, कैरियोन मतलब क्या हुआ न्यूक्लियस। यू मतलब क्या होता है ट्रू, कैरियोन मतलब क्या हुआ न्यूक्लियस। अब ध्यान दीजिएगा, जो मेरा प्रोकैरियोटिक है ना, इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें पहला अंतर क्या होगा कि जितने भी प्रोकैरियोट्स है ना, उनके पास जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उसमें मेम्ब्रेन लैक होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सब पास क्या होगा, इन सब पास मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। इसके यहाँ पर क्या क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके बाद क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाता है, तुम्हारा पीपीएल आ जाएगा। पीपीएल क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा। इसमें क्या क्या आएगा, तो प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, जितने बच रहे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड वो किससे पाया जाता है, वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। किससे प्लाज्मिड, किससे प्रोकैरियोटिक। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्लाज्मिड होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह इस हमारे क्या बोलते हैं कि ये यूकैरियोट्स में डीएनए वगैरह होता है, डीएनए, तो सेम प्रोकैरियोट की देखिए, अगर प्रोकैरियोट बायो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी क्या ग्रोथ करेगा, तो उसके पास भी अपना डीएनए होगा, तो डीएनए की जगह पे क्या रहेगा, यहाँ पर प्लाज्मिड रहता है। सिंपली क्या होता है कि जीनोमिक डीएनए की जगह पे, ठीक है, जीनोमिक डीएनए की जगह पर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको क्या बोलते हैं प्लाज्मिड। सिंपली क्या बोलेंगे, स्मॉल सर्कुलर डीएनए बिसाइड जीनोमिक डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, जो किसमें रहेगा, प्रोकैरियोट्स में रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, इसमें प्लांट आ रहे हैं, इसमें कॉपी याद कर सकते हैं, जो प्लांट सेल होंगे, प्लांट सेल जो होंगे, यहाँ क्या, यहाँ पर लार्ज वैक्यूल होगा, यहाँ वैक्यूल एब्सेंट होगा, क्योंकि यहाँ प्लांट है ही नहीं, तो दिक्कत। हम चालू करेंगे सेल ऑर्गेनल्स। देखिए सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या पढ़ना है पर वो देख लेते हैं। अगर लेट सपोज ये सेल है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे सेल इनवेलप के बारे में,
इसी में आपको आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शेल वॉल, ये सब इसी में आ जाएगा। बताएंगे कैसे क्या होता है, ऐसा होता है। फिर पढ़ेंगे जो साइटोप्लाज्म है हमारा, ये ईआर हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे गोल्गी बॉडीज के बारे में, फिर पढ़ेंगे लाइसोसोम, फिर पढ़ेंगे वैक्यूल, फिर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो जितने भी ऑर्गेनल सेल में है इनके बारे में लाइन से हम पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। अब देखिए सेल ऑर्गेनल पे आने से पहले देखते हैं सेल इन्वेलप, इसी में आता है। देखिए सेल इन्वेलप, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है ना, ये पहली बात तो ये ठीक रहता है, ठीक रहता है। और सपोज कि अगर ये जानते हैं इन्वेलप क्या होता है, जो बाहर का ये स्ट्रक्चर होता है, अगर सपोज ये सेल है और ये सेल का इन्वेलप है, तो देखिए कैसे होता है। हम लोग आउटर से इनर तरफ जाते हैं तो क्या, देखिए जो सबसे बाहर में रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। जस्ट ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गलत हो गया। जस्ट ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या होता है, सेल वॉल, क्या होता है, सेल वॉल। और सबसे लास्ट में क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि जो सेल इन्वेलप है उसको तीन में बांट दिए हम। अगर हम आउटर से इनर तरफ जाते हैं तो पहले क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर क्या होगा, सेल वॉल, फिर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या होता है, ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको पता होगा कि सेमी मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट याद ध्यान वाला क्या बात है कि तुमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सेल इन्वेलप है इसके सबसे आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, जो आउटर पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स। जस्ट ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या होगा, शेल वॉल, और जस्ट सेल के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत, अब यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब इसमें एक और चीज आता है, जो बैक्टीरिया आप जब पढ़िएगा इसके बाद मतलब टॉपिक चालू करेंगे बैक्टीरियोलॉजी, उसमें पढ़ना है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ध्यान दीजिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। देखिए इन दोनों में पता अंतर क्या होता है, यही सेल इन्वेलप में ही अंतर होता है। जो हमारा ग्राम पॉजिटिव होगा ना, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसका जो सेल इन्वेलप होगा वो क्या होगा, थिक होगा, मोटा होगा। उसका जो ग्लाइकोकैलिक्स होगा वो क्या होगा, मोटा होगा। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होगा उसका जो सेल इन्वेलप है, मतलब जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह है, वो क्या होगा, वो थिन होगा। जब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजी वहाँ पूरा अच्छे डिटेल इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, वो अलग बात है। बट थोड़ा बेसिक बता दिए कि ये दोनों में क्या क्या अंतर होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, उसका सेल इन्वेलप मोटा होता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, सेल इन्वेलप पतला होता है। तो इसमें हमें क्या क्या याद करना है, पहला सेल इन्वेलप के अंदर क्या क्या आता है, जो आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। जस्ट को क्या आता है, सेल वॉल। उसके अंदर क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। कोई दिक्कत, तो ये जो लाइन चल रहा है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये आउटर से इनर है, आउटर से इनर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए यहाँ तो नेक्स्ट चालू करेंगे अपना सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, देखिए सेल मेम्ब्रेन जनरली होता क्या है, पहले आपको समझना होगा कि जब भी इसका सेल का डिटेल स्ट्रक्चर जो किया गया था वो कब किया गया था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया था, उसके बाद ही किया गया था। तो ये सेल मेम्ब्रेन होगा, ये कब पता चला होगा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये बना किससे था, ये बना था लिपिड प्लस प्रोटीन। इसमें कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब देखिए ये फॉस्फोलिपिड होता क्या है, एक तरह का लिपिड है। अब यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात क्या है कि फॉस्फोलिपिड का जो पोलर हेड होता है, पोलर हेड आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है आपको, देखिए जो फॉस्फोलिपिड का पोलर हेड होता है वो देखिए दो होता है, एक पोलर हेड होता है, एक क्या होता है, टेल होता है। जो पोलर हेड होगा वो क्या होगा, आपको बाहर तरफ होगा, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। जो पोलर हेड है वो कहाँ है, बाहर तरफ है, और जो पोलर टेल है वो कहाँ है, अंदर तरफ है। कोई दिक्कत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ हम बोलते हैं जो मेरा सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से बन रहा है। जनरली कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में पोलर हेड जो क्या होता है, आउटर तरफ होता है, मतलब कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि मेम्ब्रेन के बाहर तरफ क्या होता है, हेड होता है, और मेम्ब्रेन के अंदर तरफ क्या होता है,
टेल होता है, कोई दिक्कत। अब जनरली होता है क्या है ना कि हम लोग ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन एक का एक सेल आरबीसी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन से एक आरबीसी एक सेल है जो क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसमें आपको चीज ध्यान देने वाला, इसमें 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और आपको 40% क्या होता है, लिपिड होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेरेमोनियल में कि ह्यूमन आरबीसी का है, उसमें 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 40% क्या होता है, आपको लिपिड होता है। कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। देखिए सेल मेम्ब्रेन का जो मोर एक्यूट, पहले लोग जो शुरू में साइंटिस्ट आए थे वो बोलते क्या कि ऐसे होगा स्ट्रक्चर, ऐसे होगा स्ट्रक्चर। फिर एक साइंटिस्ट है नाम था सिंगर एंड निकोलसन, क्या नाम था, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में एक मॉडल दिए थे, उसका नाम था क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कोई दिक्कत। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो रियल मॉडल था वो को, इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो बोले कि क्या बोलते हैं कि सेल का मेम्ब्रेन है वो गोलाकार का है या फिर हेलिकल है। फिर एक साइंटिस्ट का नाम क्या, सिंगर एंड निकोलसन नाम था, वो 1972 में एक मॉडल जिसका नाम क्या था, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसी मॉडल को एक्सेप्टेबल माना गया क्योंकि सबको दिख रहा था कि पोलर हेड बाहर तरफ है, टेल है वो अंदर तरफ है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम। अब और क्या समझने वाली चीज है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो हमारा क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो सेल को इम्पोर्टेंट है ना, जैसे सपोज सोडियम है, अगर सेल को इम्पोर्टेंट है तो वो सिर्फ सोडियम को ही अंदर जाने देगा, बाकी क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, अगर सेल को जरूरत नहीं है उस समय तो कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, वो अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, जो इंपॉर्टेंट है सेल सिर्फ उसी को लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब मॉलिक्यूल, अब यहाँ सेल मेम्ब्रेन हो गया, सपोज सोडियम को अंदर जाना है तो अंदर चला गया सोडियम, ठीक है। कैल्शियम को अंदर, अभी सेल को कैल्शियम की जरूरत नहीं है तो कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। यही बोलता है कि ये सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये अंदर जाएगा दो मेथड से, पहला कौन सा मेथड होता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दूसरा क्या होगा, पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब देखिए जो एक्टिवली है ना, इस दोनों में क्या अंतर है, अगर सोडियम को अंदर जाने में एनर्जी का यूज हो रहा है तो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। जब आप पढ़िएगा मसल्स में कैसे क्या कहते हैं, ये तीन सोडियम बाहर निकलता है, दो सोडियम अंदर जाता है, वो आगे पढ़ना है, मैकेनिज्म है उसका, ठीक है। तो अगर सेल के अंदर जाने में अगर एटीपी का रिलीज मतलब ये खर्चा हो रहा है तो कौन सा होगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी का लॉस या एटीपी खर्च नहीं हो रहा तो कौन सा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए अब एक टर्म आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास ही ऑस्मोसिस होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा लो कंसंट्रेशन रहता है वहाँ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। सपोज ये सेल है, तो इस सेल में वाटर है, अब सपोज कि वाटर हो गया अंदर जाना है तो इधर तरफ वाटर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा, अंतर क्या होगा, लो कंसंट्रेशन होगा, तो वाटर क्या होगा, अंदर चला जाएगा। ये भी कौन करता है परमिट, ये भी करता है सेल मेम्ब्रेन ही। उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इसमें ये पूरा सेल मेम्ब्रेन नोट्स आपको पहले से प्रोवाइड किया गया टेलीग्राम पे, आप जाकर ज्वाइन करें, वहाँ से डाउनलोड करें, आपको आसानी होगी। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहला इंपॉर्टेंट कि सेल मेम्ब्रेन बना किससे रहता है, तो क्या बोलेंगे, लिपिड और प्रोटीन। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा लिपिड, तो फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, तो एक पोलर हेड होता है, एक टेल होता है। टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। जो हेड होता है वो कहाँ होता है, आउटर तरफ होता है, जो टेल होता है वो क्या होता है, इनर तरफ होता है, कोई दिक्कत। फिर सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल था वो कौन दिए थे, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन कब दिए थे, 1972 में मॉडल दिए थे, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन आरबीसी में 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है, 40% क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ऑस्मोसिस कौन करवाता है, सेल मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोसिस के लिए। फिर से आप ये
जो अंदर तरफ जा रहा है, सपोज कोई भी केमिकल जा रहा है, मतलब किसी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो दो तरीके से हो सकता है, एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिवली के एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम है, इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी का लॉस होता है, और पैसिवली में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम सेल वॉल। किस पे आते हैं, सेल वॉल। अब देखिए सेल वॉल क्या होता है, अभी बताए थे। सेल इनवेलप का जो पहला है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरे को क्या बोलते हैं, सेल वॉल, तीसरे को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा सेल वॉल है ना, वो कोई भी सेल का शेप कैसा है वो कौन डिसाइड करेगा, सेल वॉल डिसाइड करेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है एनसीईआरटी की तरफ कि सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप ऑफ सेल बट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज और इन्फेक्शन। मतलब कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ शेप तो देता ही है, शेप के साथ साथ वो हमें डैमेज से, मतलब सेल डैमेज ना हो जाए, सेल में कोई इन्फेक्शन ना लगे, इसे कौन बजाता है, सेल वॉल बजाता है। फिर चौथा पॉइंट ये आता है, ये अगर सपोज एक सेल ये है, एक सेल ये है, इस दोनों में इंटरेक्शन चाहिए तो कौन का प्रोवाइड करेगा, सेल वॉल ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस दोनों सेल के इंटरेक्शन में। कोई दिक्कत, ये हो गया, सेल वॉल ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस दोनों के इंटरेक्शन में। तो हमारा सेल वॉल है, अब ध्यान दीजिएगा, जो प्लांट का सेल वॉल होता है, प्लांट का सेल वॉल वो किससे बना हुआ है, जो एनिमल का सेल वॉल है, एनिमल सेल होता ही नहीं है, प्लांट का सेल वॉल किससे बना हुआ है, वो देखते हैं। फंगी का सेल वॉल किससे बना हुआ है, देखिए जो प्लांट का सेल वॉल है ना, वो बने आपको ये क्या कहते हैं, ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, क्या कहते हैं, पेक्टिन्स, प्रोटीन, ये क्या है, ये प्लांट से बना हुआ है, और एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है, ठीक है। अब फंगी किससे बना हुआ है, काइटिन से बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो अलगी होता है इसका सेल वॉल किससे बना हुआ है, इसका सेल वॉल बना हुआ है, ये क्या कहते हैं, ये सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए। सेल वॉल में अभी तक क्या क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। सेल वॉल होता क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल के शेप को कौन मेंटेन करता है, सेल वॉल करता है। सेल को डैमेज से या इन्फेक्शन से कौन बचाता है, सेल वॉल बचाता है। दो सेल के बीच में इंटरेक्शन को ग्लू की तरह काम कौन करता है, सेल वॉल करता है। प्लांट सेल किससे बना हुआ है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन से बना हुआ है। जो है फंगी का सेल किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। और अलगी का सेल किससे बना हुआ है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज और कैल्शियम कार्बोनेट। इतना याद होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। अब एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ध्यान से पढ़िएगा। मिडिल लैमिना क्या होता है, मिडिल लैमिना, देखिए मिडिल लैमिना एक लेयर होता है जो कि मेनली किससे बना है, कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, क्या बताते हैं, कैल्शियम पेक्टेट से बना रहता है। देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि मिडिल लैमिना क्या होता है। मिडिल लैमिना एक लेयर है जो किससे बना हुआ है, कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ है, जो कि एक्ट एज ग्लू या गम की तरह एक्ट करता है। क्या यहाँ बताते हैं, दोनों को इंटरेक्शन चाहिए तो कौन करेगा, सेल वॉल। सेल वॉल का एक लेयर है, क्या होता है, मिडिल लैमिना, जो किससे बना हुआ है, कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ है। और ये काम क्या करता है, दो सेल को ग्लू मतलब चिपकाने में काम आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नॉन लिविंग सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, किसे पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, अलगी में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। ये क्या, ये शेप को ये प्रोवाइड कौन करता है, सेल वॉल करता है। इसका काम क्या है, डैमेज या इन्फेक्शन बचाता है। तीसरा, सेल वॉल के पास एक लेयर है जो क्या बोलते हैं, मिडिल लैमिना, जो किससे बना हुआ है, कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, दो सेल को आपस में जोड़ने के लिए ग्लू का काम कौन करता है, मिडिल लैमिना ही काम करता है। प्लांट सेल किससे बना हुआ है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीज। फंगी किससे बना हुआ, फंगी का सेल किससे बनाता है, काइटिन। अलगी किससे बनाता है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज और कैल्शियम कार्बोनेट। इतना आपको सेल वॉल के बारे में पता है, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है।
राइटिंग पे होता हो सकता है कि बोर्ड पे क्लियर दिख नहीं रहा हो, इसका हम बता रहे हैं कि टेलीग्राम पे मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, आप नोट्स लेके पढ़े, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे लिखा है। तो आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, इसका नाम है क्या, राइबोसोम्स। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइबोसोम का डिस्कवरी कौन किया था। याद रखिए साइंटिस्ट थे जॉर्ज पैलेट, जॉर्ज पैलेट, ये 1953 में राइबोसोम का डिस्कवरी किए थे। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम बना हुआ किससे रहता है, तो कंपोज्ड ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। देखिए है ना, आरएनए फुल फॉर्म में क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत? चलिए इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस। क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो राइबोसोम होता है ना, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। हमारा प्रोकैरियोट में कौन सा होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, हमारा यूकैरियोट में क्या होता है, 80S पाया जाता है। थोड़ा आगे हम देखते हैं, ये 70S जो है ना, ये आपको टूटता है 50S और 30S में। आपको बोलेगा भाई 50 प्लस 30 70 80 होता है, 70 कैसे हो गया, हम बायो वाला कैसे ही होता है, ठीक है, आगे पढ़ना है। ये 80S है, ये टूटता है किसमें, ये 40S और 60S में टूटता है, ठीक है। अब यहाँ एस ये एस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ये एस आखिर क्या है, ये कोफिशिएंट है, इसका नाम क्या है, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, ठीक है, या फिर कोई सबक यूनिट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, या फिर कोई सबक यूनिट को सबक यूनिट। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो राइबोसोम में जनरली इतना ही पढ़ना है कि इसके डिस्कवरी कौन किए थे, जॉर्ज पैलेट किए थे। कब किए थे, 1953 में किए थे। ये बना हुआ किसका रहता है, ये बना रहता है आपको आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ रहता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। और क्या बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में 70 होता है, यूकैरियोटिक में 80 होता है। 70 टूटता है 50 प्लस 30 में, 80 जो 40 और 60 में, ये फर्दर भी टूटता है पर उतना जानना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, एस है, ये एस क्या होता है, एस होता है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट या फिर सबक यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। कहीं सेडिमेंट्री बोलेगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलेगा, बात बराबर है, इसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोल सकते, ठीक है। इतना तो हो गया। और इस पूरा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राइबोसोम जो है जनरली क्या कहते हैं कि यूज कहाँ पर, देखिए हम लोग राइबोसोम यूज कहाँ करते हैं, टू मेजरिंग डेंसिटी एंड साइज ऑफ सेल। एक बार क्वेश्चन आया था, याद कीजिएगा, कि राइबोसोम का यूज कैसे में करते हैं, वहां सिर्फ डेंसिटी दिया हुआ था, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन साइज था, तीसरा था बोथ ए एंड बी, और चौथा नन था। तो हम क्या मानेंगे, बोथ ए एंड बी, मतलब कि डेंसिटी और साइज दोनों के मेजरिंग में कौन होता है, राइबोसोम यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या याद करना है, जॉर्ज पैलेट साइंटिस्ट थे, 1950 में डिस्कवरी हुआ था, आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस होता है। प्रोकैरियोट में 70 पाया जाता है, यूकैरियोट में 80 पाया जाता है। 80 जो टूटता है वो 40 और 60 में टूटता है, तो 70 और 50 30 टूटता है। इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है या सबक यूनिट है, और इसमें क्या करता है, डेंसिटी और साइज नापने में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। अब देखिए ये जो इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स है। इसके अंदर में 4 आते हैं, कौन कौन, वी, ई, जी, एल। एक मूवी भी है विगिल, आप वहां से याद कर सकते हैं। वी मतलब क्या हुआ, वैक्यूल। ई मतलब क्या हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी मतलब क्या हुआ, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपेटस देखिए होता है। ए मतलब क्या हुआ, लाइसोसोम, ठीक है। तो आखिर इस चारों को एक साथ क्यों रखा गया, देखिए इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसका आपस में फंक्शंस कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे में कोऑर्डिनेट रहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। इसका मतलब जो वैक्यूल है, ईआर है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम है, इस सब का फंक्शन क्या आपस में कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब चलिए हम पहला पढ़ते हैं, पहला क्या है, वैक्यूल।
ये हमारा ऑर्गेनल्स है, बट ये ऑर्गेनल्स नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गेनल्स आता है, क्या होना चाहिए, VEGL। देखिए वैक्यूल क्या है, पहला क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल। अब ध्यान दीजिएगा, ये सपोज कि ये वैक्यूल है, तो ये मेम्ब्रेनस है, इसका मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट है, टोनोप्लास्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से डबल होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, और ये क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। दूसरा, ये क्या है, कंटेन करता है, ये वाटर कंटेन करता है, प्लस जो जितने भी स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे क्या बोलते हैं, एमीबा वगैरह, वहां पे एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, ये करता है, मतलब कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी करता है कंटेन। मतलब ये जो वैक्यूल है, ये क्या है, वाटर भी करता है कंटेन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी रखता है। जैसे एमीबा में एक्सक्रीशन का काम कहाँ से होता है, वैक्यूल के थ्रू ही होता है। मतलब कि जितना भी एक्सक्रीशन होगा वो कौन करेगा, वैक्यूल ही करेगा। कोई दिक्कत, वैक्यूल में कुछ ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस इतना ही ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल में भी वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो वाटर तो रखेगा, साथ में सैप भी रखता है, ठीक है। वाटर रखेगा, सैप रखेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में एमिनम करता है, और प्लांट सेल में देखिए, प्लांट सेल क्या करता है, जनरली 90% जो पार्ट होता है ना प्लांट सेल का, वो क्या होता है, वैक्यूल होता है। 90% क्या होता है, वैक्यूल होता है। कोई दिक्कत, अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट याद करने वाला है। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, VEGL, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये याद रहना ही चाहिए। पहला पहला वैक्यूल पढ़ रहे हैं, वैक्यूल क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्या क्या कंटेन करता है, वाटर करता है, सैप करता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट करता है, ठीक है। एमीबा में एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, वैक्यूल ही करता है। प्लांट में 90% पार्ट क्या होता है, वैक्यूल ही होता है। ये पाया कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में। चलिए, तो मेरा ये वैक्यूल हो गया, ER हो गया। अब आते किस पे, गोल्जी बॉडी, किस पर ध्यान देंगे, आपका डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। अब मेरा क्या है, ये गोल्जी बॉडी, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं, बताएं, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। देखिए, एक साइंटिस्ट थे, क्या था, कैमिलो गोल्जी। क्या नाम था, कैमिलो गोल्जी। एक साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। वो 1898 में एक ऑर्गेनल का डिस्कवरी की, इसको क्या बोलते हैं, मतलब इनके नाम पे ही, कैमिलो गोल्जी के नाम पे ही 1989 में इसका नाम क्या रखा गया था, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, ठीक है। इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी समझेंगे। अब देखिए, आखिर गोल्जी बॉडी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए, रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ट्यूबर किसका था, इंडोप्लाज्मिक का था। रेटिकुलर रेटिकुलर स्ट्रक्चर किसका होगा, गोल्जी बॉडी का होगा। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए। अब इसमें एक और चीज है, फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। मतलब गोल्जी में ना, एक आप देखिएगा, फ्लैट होगा और डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। उसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टर्न। क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। ये 0.5 म्यूएम से 1 म्यूएम क्या होगा, इसका डायमीटर होता है। कोई दिक्कत, और इसका एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि ये पैरेलल टू ईच अदर। क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब आपस में क्या होता है, पैरेलल होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ। जो सिस्टर्न में होते क्या होते हैं, वो फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए, इसका 2 फेस होता है, एक होता है फॉर्मिंग फेस, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मिंग फेस। एक होता है मैच्योरिंग फेस। जो फॉर्मिंग फेस होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्सिस, और जो मैच्योरिंग फेस उसको बोलते हैं कॉनकेव ट्रांस। बता क्यों बोलते हैं ना, ठीक है। यार ये समझ में नहीं है क्या है, समझा रहे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिएगा, ये आप समझिएगा, जब एक चीज समझिएगा, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्गी बॉडी होता है, ये दोनों आपस में बहुत क्लोज रहते हैं। क्यों रहते हैं ये आप समझिए, रहते क्यों हैं। जो अभी हम पढ़े थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है आरईआर और लिपिड बनाता है कौन, एसीआर, उसको ये इसके अंदर क्या ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बन रहा है, ये क्या सॉरी हाँ, ये प्रोटीन और लिपिड बन रहा था, अब पढ़े थे इसमें ईआर में। ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा गोल्गी बॉडी को। क्यों करता है, क्योंकि ये मटेरियल क्या करता है, पैक करता है, मटेरियल को पैक करता है, मतलब इसका एक और फंक्शन क्या हो गया, पैकेजिंग मटेरियल। उसके बाद क्या करता है, ये सिक्रेट कर देता है, ठीक है। इस कारण क्या बोलते हैं इसको, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल ही बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, इस इधर से लाना जाओ करता है ना, कि हाँ भाई जाम ट्रैफिक नहीं लगे, ठीक करवाता है। सेम टू सेम यहाँ इसका भी काम है, वो ईआर से उठाएगा प्रोटीन और लिपिड को और क्या करेगा, पैक करेगा और उसको बाहर निकाल देगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, इस यही रीजन है कि गोल्गी बॉडीज और ईआर आपस में क्या रहता है, अगल रहते हैं, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्योंकि देख रहे हैं इन लोगों का फंक्शन आपस में क्या है, कोऑर्डिनेट है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो गोल्गी बॉडी में इतना आपको याद होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैमिलो गोल्गी। फिर से बोल रहे हैं, नोट्स आपको आपके टेलीग्राम पे दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ देखिए, वहाँ क्लियर सेम टू सेम नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। कैमिलो गोल्गी 1898 में डिस्कवर किए थे। दूसरा नाम होता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये रेटिकुलर शेप का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। इसके पास सिस्टर्ने होता है जो कि फ्लैट डिस्क शेप का होता है। इसका डायमीटर 0.5 से 1 मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये पैरेलल होता है आपस में। और ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी आपस में क्यों साथ साथ रहते हैं, रीजन समझिए कि ये यहाँ से लेता है मटेरियल को और पैक करता है, कोई दिक्कत। इसका फंक्शन क्या क्या हो गया, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का लास्ट में क्या बचा है, लाइसोसोम, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम, ठीक है। मेरा वैक्यूल हो गया था, ईआर हो गया था, गोल्गी बॉडीज हो गया था, लाइसोसोम बाकी है। क्या है, लाइसोसोम। देखिए ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे। पहले ये देखते हैं, जो लाइसोसोम है ये बनता कैसे। जब हमारा गोल्गी बॉडी में जब हमारा मटेरियल पैक होते रहता है, होते रहता है, इसी प्रोसेस के दौरान हमारा क्या बनता है, लाइसोसोम बनता है। और ये लाइसोसोम जो है वो बहुत सारा हाइड्रोलेज एंजाइम एक्टिव कर रखता है, हाइड्रोलेज एंजाइम को कंटेन करता है, ठीक है। और जब इन केस अगर ये हाइड्रोलेज एंजाइम रिलीज हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, सेल को पूरा ब्लास्ट कर देगा, ठीक है। जैसे होता क्या है ना, ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, ये एक्टिव कब होगा, ये आपको एक्टिव होगा एसिडिक पीएच पे। जैसे ही सेल के अंदर एसिडिक मैटर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जितने भी हाइड्रोलेज एंजाइम वो एक्टिव हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, खुद के सेल को ब्लास्ट कर लेंगे। इस कारण क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है सुसाइडल किसको बोलते हैं। जो लाइसोसोम जिसका नाम क्या है, सुसाइडल बैग है। ये क्या करता है, ये हाइड्रोलेज एंजाइम कंटेन करता है, ठीक है। ये बनता कब है, जब गोल्गी बॉडीज में मटेरियल पैक होते रहता है, उस प्रोसेस के दौरान हमारा लाइसोसोम बन जाता है, ठीक है। तो इसके एक और इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्टिव कब आता है, एसिडिक पीएच पे, ठीक है। इसका हमारा वैक्यूल हो गया, ईआर हो गया, जीबी हो गया और एल हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया। और हमारा इस तरह से इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हमारा क्या हुआ, समाप्त हो गया, ठीक है। तो इस इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या क्या पढ़े हम लोग, पहले वैक्यूल के बारे में पूरा पढ़ लिए, फिर क्या पढ़े, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े कि दो टाइप का होता है, एसीआर होता है, आरईआर होता है, ठीक है। जो मेरा एसीआर होता है वो लिपिड बनाता है, जो आरईआर होता है हमारा प्रोटीन बनाता है। वैक्यूल के लेयर क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। फिर पढ़े गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़े, और अब पढ़े लाइसोसोम। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉट इजली विजुअल अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इजिली विजुअल नहीं होता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस। क्या होता है, डबल
मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या हुआ, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये क्या होता है, पहली बार डबल मेम्ब्रेन, डबल, दो मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा, दो मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उस पर क्या होता है, इनफोल्डिंग होता है। इस इनफोल्डिंग क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टा, क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। इसका डायमीटर कितना होता है, 0.2 mm से 1 mm, क्या होता है, डायमीटर होता है। वो जो गोल्जी बॉडी में पहले था वो क्या था, वो सिस्टर में था, उसका डायमीटर कितना था, 0.5 से 1 mm। और ये क्या है, क्रिस्टा है, ये कितना है, 0.2 से 1 mm। ये क्रिस्टा का काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस क्रिस्टा का काम क्या होता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक इंपॉर्टेंट है कि इसका शेप कैसे होता है, इसका सिर्फ सॉसेज शेप, सॉसेज शेप होता है, या फिर सिलिंड्रिकल शेप बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकल, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। पहला क्या है कि ये नॉट इजीली विजुअल है माइक्रोस्कोप के अंदर। दूसरा ये है कि डबल मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है। और यही मैट्रिक्स क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन, क्या होता है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। और इसी में क्या होता है, एक बनता है एटीपी, कोई दिक्कत, एक एनर्जी होती है, एटीपी क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मतलब इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी, क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। मतलब कि सेल में अगर कोई भी काम एक्टिविटी हो रहा है तो कौन कर, तो उसको एनर्जी चाहिए होगा, एनर्जी बनाता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। कोई दिक्कत, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पहले इसमें क्या क्या देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। नॉट इजली विजुअल होता है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर में डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। इनर वाले को इसमें तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इनर सरफेस पे ही इनफोल्डिंग होता है तो क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। डायमीटर कितना, 0.2 से 1 mm होता है। इसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, एटीपी बनता है, ठीक है। और एटीपी बनने के कारण क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और एक और चीज देखिएगा इसमें, इसका डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। इसका डिवीजन आपको होता है फ्यूजन से, किससे होता है, फ्यूजन से इसका डिवीजन होता है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया एक है, वो जब सेल डिवाइड होगा तो क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नया नया बनेगा। तो किससे बनता है, फ्यूजन से ही माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट होता है। इसका काम क्या है, एटीपी, एटीपी बनाना काम है। और काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन भी इसी में होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन भी इसी में होता है, ठीक है। वही एस्टुलर एरोबिक में होता है, एटीपी बनता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इजली विजुअल नहीं होता, माइक्रोस्कोप के अंदर में इजली विजुअल नहीं होता है। दूसरा क्या पढ़े, डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल नहीं है, मेम्ब्रेन का डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर किसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इनर मेम्ब्रेन पे ही बहुत सारे फोल्डिंग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। क्रिस्टा डायमीटर कितना होता है, 0.2 mm से 1 mm का डायमीटर होता है। काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। इसी में क्या होता है, आपको एरोबिक रिस्पायरेशन भी होता है, ठीक है। शेप क्या है, सॉसेज शेप या सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस में क्या कहाँ होता है, यहीं पे होता है। और एटीपी कहाँ बनता है, यहीं बनता है। इसका क्या बोलते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। आप ट्राई कीजिए कि यहीं पे पढ़े, यहीं पे याद हो जाए। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाएं। टेलीग्राम में ये सेम टू सेम पीडीएफ पहले से प्रोवाइड किया हुआ है। आप पीडीएफ सामने रख के पढ़े, आपको इससे ज़्यादा फायदा होगा। याद करने में ना नोट्स बनाने का झंझट कि नोट्स बनाना पड़ेगा, निकालिए, याद कीजिए, समझ लीजिए। बस यहाँ आप समझिए, नोट्स आप पहले से रखिए, कोई दिक्कत। और हमारा लास्ट बाकी है क्या, कहते हैं न्यूक्लियस। चलिए हम एट लास्ट पे आते हैं, किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस। किस पे आते हैं, न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो है ना उसको ब्रेन ऑफ सेल ही बोलते हैं। सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। सब समझाए थे कि ये सेल हो गया तो ये न्यूक्लियस हो गया। मतलब साइटोप्लाज्म में जितने भी मेन ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो हमारे टॉपिक में, वो सब कवर कर लिए। अब लास्ट मेरा क्या बाकी है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस कवर कर, न्यूक्लियस क्या देखिए, तो क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल ही बोलते हैं। ये क्या है, ये भी होता है डबल मेम्ब्रेन, क्या होता है, डबल
मेम्ब्रेनस ये भी होता है। जैसे सपोज ये इसको बड़ा करके देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन बीच को क्या बोलते हैं हम? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कोई दिक्कत? ये क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। देखिए दूसरा क्या है, ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। मतलब कि अब जितना ही पढ़े हैं हम, इंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, जितना ही पढ़े हैं उस सब में सबसे बड़ा कौन है? हमारा न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जनरली जो आउटर वाला ये मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसके आसपास ही ईआर रहता है, इंडोप्लाज्मिक। अब देखिएगा तो ये आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ भी ज्यादातर पाने के लिए यहाँ भी होगा, बट ज्यादातर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होता है? यार न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट आसपास होता है। ठीक है, देखिए अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनल क्या होता है? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको? हम बड़ा करके देख रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं। ठीक है, इसका बिग साइज है, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। अब देखिए ये न्यूक्लियस का क्या काम है? ये न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस। मतलब कि न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। काम क्या होता है? ये जो होता है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। देखिए क्या क्या समझ में आया। ये हमारा सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को बड़ा किए, न्यूक्लियस का दो मेम्ब्रेन, आउटर और इनर। तो आउटर और इनर के बीच स्पेस, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर एक ये ऑर्गेनल होता है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है। इसका काम क्या होता है? ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस में वर्क करता है। अब देखिए एक ही करना होगा, जो हमारा आउटर में, देखिए आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का जो दो स्पेस था, उसका जो स्पेस इनर वाला है, उसको क्या बोले? मैट्रिक्स बोल दिया। उसके अंदर क्या? उसके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, आरएनए होता है। सेम यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर हमारा आता है क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। मतलब ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो हमारा न्यूक्लियोलस वो कहाँ पे है? मैट्रिक्स में ही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस को बड़ा किए, ये आउटर स्पेस, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इसको इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इस स्पेस को क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो आउटर और इनर के बीच का है। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स में दो चीज होता है, एक होता है आपका न्यूक्लियोलस और एक होता है आपका क्या चीज? क्रोमेटिन। अब क्वेश्चन ये था क्रोमेटिन क्या होता है? व्हाट इज क्रोमेटिन? क्रोमोसोम जनरली सबको जानता है क्रोमोसोम क्या होता है, बट क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन आपको होता है ना न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। देखिए जो जब न्यूक्लियस का इंटरफेज आता है ना, उस समय धार की तरफ उलझा मतलब होता है ना, बॉल की तरह उलझा चीज होता है। ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है जो उलझा हुआ रहता है बॉल से, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो क्रोमेटिन है कल को जाके क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। और ये क्रोमोसोम क्या करेगा? ये क्रोमोसोम आपको रखता है कैसे? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। कहीं कहीं नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ठीक है, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ठीक है, बट जनरली क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। देखिए अब समझिए, क्रोमोसोम हो गया, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो गया? डीएनए हो गया और ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया। ये डीएनए जो है, ये डीएनए आप पढ़े होंगे, इस डीएनए के ऊपर क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। और यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कि पेरेंट से बच्चे में जो भी कैरेक्टर या ट्रेट आ रहा है वो किसे कारण आ रहा है? जीन के कारण आ रहा है। और ये जीन कहाँ होता है? डीएनए पे होता है। डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल में होता है। अब समझिए कि एक जो कैरेक्टर आ रहा है वो आ कैसे रहा है? एक समझिए पेरेंट्स जितने भी कैरेक्टर है वो सब किस ये बच्चे में आ रहा है, किसे कारण आ रहा है? इस न्यूक्लियस का कारण आ रहा है। इसी कारण न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ दी सेल बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत?
चलिए अब थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा डीएनए के बारे में, डीएनए के बारे में। जो डीएनए है ना, इसका डिस्कवरी कौन किए थे? वाटसन और क्रिक। तो ये दो साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक, ठीक है। कब किए थे इसका डिस्कवरी? 1953 में। अच्छा, न्यूक्लियस डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? वो किए थे 1831 में। कोई दिक्कत? न्यूक्लियस डिस्कवर कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। और डीएनए का डिस्कवर कौन किए थे? वाटसन एंड क्रिक। कब किए थे? 1953 में। अब डीएनए के बारे में कुछ बेसिक चीज जानी, यहाँ कुछ लिखा होगा। ये 2 मीटर लॉन्ग होता है, इसमें 23 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ये कब बेस पेयर कब आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ना होगा तो आगे जैसे एनाटॉमी के में आगे बढ़ेंगे, सेल के आगे जाएंगे, वहाँ हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में अच्छे से, कितना कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये बेस पेयर क्या क्या होता है, फिर क्या ये प्यूरिन क्या है, पेरिमिडिन क्या है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है, जानते हैं ना। ये ध्यान देखिए, ये आरएनए सिंगल है, ये डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। इसी पर क्या होता है? तीन होता है, देखिए इसको जीरो होता है, कोई दिक्कत? चलिए, और डीएनए क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, मटेरियल। कोई दिक्कत? आपका यहाँ पर न्यूक्लियस खत्म हो गया। अब हम थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको क्या क्या याद करना है। ये न्यूक्लियस हुआ, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। सबसे बड़ा कौन सा है सेल ऑर्गेनल्स? हमारा न्यूक्लियस ही होता है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। और पढ़ा ये होता है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर और आउटर के स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जिसके अंदर से क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? मैट्रिक्स में आपका होता है क्रोमेटिन और न्यूक्लियस। और ये क्रोमेटिन क्या होता है? न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर होता है क्रोमेटिन, ठीक है। और ये क्रोमेटिन यहाँ चल क्या क्रोमोसोम बन जाएगा। और क्रोमोसोम पर क्या क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्लस सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, ठीक है। अब ये डीएनए क्या होता है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि डबल हेलिक्स होता है। इसमें 23 बेस पेयर होते हैं और 2 मीटर लंबा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हम थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में डिटेल देखते हैं, क्रोमोसोम आखिर होता क्या है। और चलिए लास्ट पे आते हैं, देखो क्रोमोसोम देखिए क्या होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। देखिए मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए, और क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि पेरेंट से ये बच्चे में जो भी कैरेक्टर ट्रेट जा रहा है वो किसके थ्रू जाता है? क्रोमोसोम के कारण। रीजन क्या होता है? जो डीएनए होता है, डीएनए जो क्रोमोसोम को होता है, यही डीएनए होता है पेरेंट से बच्चे में जाता है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे? ये न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, इनसाइड न्यूक्लियस। कोई दिक्कत? अब एक क्रोमोसोम को ना ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर हम 4 तरीके से बांटते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि क्या बोल क्या रहे हैं? सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रोमेयर? यहाँ क्वेश्चन ये है कि सेंट्रोमेयर होता क्या है। देखिए क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर के बेसिस पे हम 4 भाग बांटते हैं, ये चारों बताएंगे। पहले देखिए सेंट्रोमेयर क्या होता है। ये मान लीजिए क्रोमोसोम, जब सेल डिवीजन होता है तो दो सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड को एक लोकेशन जो है वो टाइटली बांध के रखता है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। एक होता है काइनेटोकोर, जो कि इसकी ये है, यहाँ पे बात करके इसको बोलेंगे काइनेटोकोर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, सेंट्रोमेयर के बेसिस पे हम 4 भाग बांटते हैं। पहला क्या? मेटासेंट्रिक। दूसरा क्या? सब मेटासेंट्रिक, फिर क्या? टेलोसेंट्रिक और एसेंट्रिक। देखिए मेटासेंट्रिक क्या होता है? अगर ये क्रोमोसोम है सपोज, ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रोमेयर होगा कहाँ होगा? बीच में होगा। कोई दिक्कत? सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि वो ये सपोज ये क्रोमोसोम है, सेंट्रोमेयर क्या होगा? जस्ट इंड से थोड़ा नीचे होगा। ये मेरा क्या है? सब मेटासेंट्रिक है। एसेंट्रिक में क्या होता है कि क्लोज टू इंड के जस्ट बगल में क्या होगा? मेरा सेंट्रोमेयर होगा। और टेलोसेंट्रिक में क्या होता है कि टर्मिनल पे होगा। अब देखिए समझा रहा हूँ क्या होता है।
जो मेटासेंट्रिक है उसमें जो हमारा सेंट्रोमियर वो कहाँ पर रहेगा, मिडिल में रहेगा। सब मेटासेंट्रिक पे कहाँ रहेगा, जस्ट क्लोज इंड है ना, इंड से थोड़ा नीचे रहेगा। उसमें क्या है, एक पार्ट छोटा होगा एक पार्ट बड़ा होगा, इसमें एक दोनों पार्ट बराबर होगा। इसमें क्या होगा, एक पार्ट बहुत छोटा होगा, इसमें टेलोसेंट्रिक में एक पार्ट बहुत बड़ा होगा। और एसेंट्रिक में क्या है, जस्ट टर्मिनल के ऊपर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक छोटा टॉपिक है, ये समझ लेते हैं, माइक्रो बॉडीज। क्या माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडी इसका, इसमें बस आप एक ही चीज याद है, ज़्यादा कुछ नहीं। माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आपका पूरा सेल वन शॉट में यहाँ खत्म होता है। आपके लेवल पे जो भी है इसके आगे क्वेश्चन नहीं जाएगा एमएलटी में, इतना विश्वास रखिए। और डिपेंड ये करता है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कमेंट में कि हर एक डाउट को क्लियर करूँ। इसके नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहले ही अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से जाएं, टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करें और आपको वहाँ से पढ़ें, बहुत आसानी होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।